नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई वो नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं वो LT का जो प्रथम पेपर है या प्रथम भाग है, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जहां से प्रश्नों की आने की सर्वाधिक उम्मीद है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका मुदालियर आयोग ये रहने वाला है। मुदालियर आयोग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी सिफारिशें क्या है, इसका पैटर्न क्या था, हम इसको बारे में आज समझेंगे, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर मैं कहूँ माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और अगर देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है मुदालियर आयोग का जो गठन किया गया था वो किस वर्ष किया था, 1952 से 1953 में मुदालियर द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। आइए, मुदालियर कौन था? अजय मुदालियर आयोग कौन थे, ये किसके द्वारा किया गया था? तो मुदालियर आयोग द्वारा इसका किया गया था। ये मुख्य आयोग के रूप में ये था। यहाँ हम मुदालियर आयोग की अगर बारे में बात करें तो 1952 से 1953 के बारे में हम अधिक से अधिक यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे क्या है। ठीक है, देखिए, जब हम मुदालियर आयोग की बात कर रहे हैं तो इसको समझना बहुत अत्यंत जरूरी है। अगर हम माध्यमिक आयोग के रूप में जब जान रहे हैं तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक आयोग की क्या गई थी, यहाँ पर स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। ठीक, अब मुदालियर आयोग जहाँ हम बात कर रहे थे, मुदालियर आयोग भारत में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच के उद्देश्य से यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। याद रखना कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो गुण दोष जो कमियां हैं, उन कमियों को संपूर्ण रूप से शिक्षा का आकलन यहाँ पर किया जाना था कि शिक्षा के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, शिक्षा को किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है, तो उसके उद्देश्यों की जांच परख करने के लिए इस आयोग की क्या गई थी, स्थापना की गई थी। इसे क्या कहा गया है? माध्यमिक आयोग भी कहा जाता है। देखिए, कभी पूछा जाता है कि माध्यमिक आयोग को दूसरा क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए दूसरा जो नाम है इसका मुदालियर आयोग के रूप नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष गए हैं, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये थोड़ा सा जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आज जैसे आपको पूर्व में अवगत कराया था कि सरकार ने क्या किया था, 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उस समय तत्कालीन जो कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की यहाँ पर क्या किया, अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया था, मुदालियर आयोग, इन्हीं की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया था, इन्हीं के नाम पर मुदालियर आयोग का नाम ये पड़ा। जिसकी अध्यक्षता जो की गई थी मैं आपको बताऊं तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का इनके द्वारा किया गया था, गठन किया गया था, और इस आयोग को अध्यक्ष के नाम से ही पुकारा जाता है। कभी भी आप चाहे कोठारी आयोग की बात है, मुदालियर आयोग, जितने भी आयोग आते हैं ना, उन आयोग का जो नामांकन होता है, जो उनके द्वारा इस आयोग की जो अध्यक्षता जिन व्यक्तियों द्वारा की जाती है, विशेषकर उन्हीं के नाम पर क्या रखा जाता है, आयोगों का इनका गठन किया जाता है, और मुदालियर कमीशन भी हम इसे कहते हैं। कभी क्या बनता है दोस्तों, इतना बहुत ध्यान से सुनिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा क्या नाम है, क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि माध्यमिक आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी हम क्या कहते हैं, जानते हैं। और यह भारत द्वारा अगर कहूँ वर्तमान शिक्षा नीति प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए क्या था, ये प्रस्ताव था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक कहीं न कहीं क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इस आयोग का किया गया था, गठन किया गया था, और इसका प्रस्तावित किया गया था, इसको जो नियुक्त किया गया था, जो नियुक्त किया गया था उस टाइम पे अगर कहूँ मद्रास विश्वविद्यालय के क्या थे, उस टाइम पे तत्कालीन जो कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की यहाँ पर अध्यक्षता में इसका गठन किया। कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 23 मई 1952 को ये प्रस्ताव ये जो लाया गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे हम कह रहे हैं, ये मुदालियर जी की अध्यक्षता में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे थे। जैसे आपको पता है कि कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, डॉक्टर DS कोठारी ये थे। इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखिएगा, जब हम मुदालियर आयोग का अगर हम शीर्ष इसका जो शीर्षक था वो क्या था, क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी समझिएगा क्योंकि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने क्या किया था, जैसे मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता
अध्यक्षता में यहाँ माध्यमिक आयोग का जब गठन किया गया था तो उन्हीं के नाम पर इस आयोग का मुदालिया आयोग इसे कहा गया था। और आयोग ने क्या किया था, जैसे पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के विस्तार रूप से उसमें चर्चा की गई, उसमें मध्यवर्ती स्तर यहाँ पर जोड़ने के लिए यहाँ पर 30 स्तरीय जो स्नातक पाठ्यक्रम यहाँ पर शुरू किया, जैसे 10+2+3 की जो हम बात करें, तो ये सुझाव इनके दिए यहाँ पर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की क्या की गई थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिफारिश, जैसे मैंने पूर्व में जो कोठारी आयोग पढ़ाया था कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया उसको क्या कहते हैं, भारत का केंद्रीय सरकार द्वारा जो जिस प्रकार से उसमें जो जिनकी अध्यक्षता की गई थी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ये की गई थी। इसने क्या कहा था, इसमें जो स्कूली शिक्षा प्रणाली थी उसको कहीं ना कहीं नया आयाम, नई दिशा देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहती हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत सरकार द्वारा डॉक्टर स्वामी को मुदालिया आयोग की अध्यक्षता के रूप में कब नियुक्त किया, 23 सितंबर 1952 को। ये तमाम चीज़ें माध्यमिक आयोग की यहाँ पर स्थापना कर दी गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा विस्तार से लेकर चल रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैंने आपको बताया कि जो लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जी की अध्यक्षता में 1952 में क्या होता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की यहाँ पर स्थापना हुई। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मुदालिया आयोग 1952। मैंने आपको जो कहा था 1952 से 1953 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया द्वारा यहाँ ये किया गया था, इनको अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था। आपको बता दूं, भवन हो गया, उपकरणों में सुधार किस प्रकार से लिया जाएगा, और ये आयोग की यहाँ पर क्या थी, जो महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी। और माध्यमिक शिक्षा आयोग में किस प्रकार से 3 वर्षीय शिक्षा प्रणाली लाने की बात की, तो जो प्रारंभिक शिक्षा के जब 8 साल के बाद किस प्रकार से इसमें विकासशीलता इसमें देखने को मिली, ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी कभी क्वेश्चन बनेगा कि अभी हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, तो मैं अभी आपको ओरली ये बताना चाह रहा हूँ, इसको नोट डाउन भी करते हुए चलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें, क्यों आपके कमेंट से मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया जो मैटर है वो आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि मुदालिया आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये भी मैंने अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। आयोग ने क्या किया था, जब अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जब सरकार को ये सपुर्द किया था या कहीं उसको प्रस्तुत किया गया था, कभी क्वेश्चन पता कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 29 अगस्त 1953 में क्या गई थी, इसको भारत सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी गई। अभी जब ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, ये रिपोर्ट में कुल कितने प्रश्न थे, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता भी होना चाहिए कि 244 प्रश्नों की ये रिपोर्ट थी। और इसमें कितने अध्याय में इसको विभाजित किया, अगर 244 प्रश्न थे तो इसको कुछ न कुछ अध्याय में विभाजित किया होगा, तो इसको 14 क्या किया गया था, 14 अध्याय में इसको विभाजित किया गया। और जो ये रिपोर्ट जो सम्मिलित की गई थी उस टाइम पे, तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से कमियां थी, उन कमियों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करना ये इस आयोग का क्या था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कार्य ये माना गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं कि जब इसमें जो चीज़ मध्यवर्ती स्तर की मैं कहूँ तो इसमें 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण दिया गया था भैया। एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ना इसमें, और साथ ही इसमें अगर 3 स्तरीय क्या बोलते हैं स्नातक पाठ्यक्रम को स्टार्ट करना, इसकी सिफारिश की गई थी। तो ये तमाम चीज़ें, और इसकी जो ये सिफारिश थी ना, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम मुदालिया आयोग की सिफारिशों के पैटर्न के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि अधिक से अधिक क्या चीज़ें हैं। देखिए, मुदालिया आयोग की जब बात करते हैं तो मुदालिया आयोग भारत में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच करने के उद्देश्य से इसको क्या किया था, यहाँ पर स्थापित किया गया था। याद रखिएगा किसको किया गया था, यह जाँच करने के उद्देश्य से इस आयोग का क्या किया गया था, गठन किया था। इससे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। पूर्व में मैं बता चुका हूँ कि 1952 से 1953 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया द्वारा किया गया था, इसको द्वारा लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो मुदालिया आयोग की जो सिफारिश थे उनके पैटर्न के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर से स्टार्ट होता है मुदालिया आयोग। ठीक है, मुदालिया आयोग के नाम से ये जाना जाने वाला जो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्तमान में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव के दृष्टिकोण से इसको लाया गया। इससे क्या होता है, राष्ट्र के लिए बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसमें संकल्पना ये ली थी। और भारत सरकार द्वारा जो नियुक्त किया गया था जिस व्यक्ति को, उसमें मद्रास के उसमें कुलपति जो रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी
मुदालियर मद्रास के उसमें क्या थे, ये कुलपति थे। देखिए आज़ादी के बाद अगर हम कहा, जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद ये भारत की अगर मैं शिक्षा व्यवस्था में अगर कहूँ, कहीं ना कहीं एक बदलाव की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, कहीं उसकी बहुत ज़्यादा ये उस समय की मांग थी कि भैया हमारा जब देश आज़ाद हो गया तो हमारा जो फोकस था किसी भी देश को विकसित करने के लिए, उसकी राष्ट्र की खुशहाली, अगर कहें जो कोई देश हाल फिलहाल में ही आज़ाद हुआ है तो उसको अपनी विश्व में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं बदलाव यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी था। भारत में अगर माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों की अगर बात करें तो यहाँ पर धीरे दिन पर दिन क्या हो रही है, ये संख्या हमारी धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा के छात्रों की जो देखभाल करने की यहाँ पर क्या थी, आवश्यकता बढ़ गई थी। हम यहाँ पर कहेंगे उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। अब देखिए एक नज़र हम यहाँ पर डालेंगे कि मुदालियर आयोग में एक नज़र हम किस प्रकार से डालते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें थी, इसकी जो सिफारिशें थी, इन सिफारिशों पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर 1900, इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा, 1952 में भारत की जो माध्यमिक शिक्षा की यहाँ पर जाँच की गई और उसे एक नया आकार दिया गया। 1952 में जो हमारी माध्यमिक शिक्षा थी उसकी जाँच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। जो कमेटी थी आपकी, ये कौन सी थी, आप मुदालियर आयोग की इसकी थी। अब इस कमेटी की जो सिफारिशें थी या जो इसमें ये तमाम चीज़ें थी, विविध पाठ्यक्रम जैसे विज्ञान हो गया, तकनीक हो गया और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इसमें क्या करना था, इनको ऐड करना था। विज्ञान, तकनीक और व्यवसायिक क्षेत्र को इसमें क्या करना था, कहीं ना कहीं ऐड करना था। और यहाँ पर जो 3 वर्षीय माध्यम, जो 4 वर्षीय और उच्च माध्यमिक प्रणाली क्या है, अभी भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जाती है, ठीक है। अभी भी उसका प्रयोग किया जाता है कि 3 वर्षीय क्या होगा, आपका माध्यमिक होगा और 4 वर्षीय क्या होगा, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रणाली यहाँ पर क्या गया, प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर देखिए जो छात्रों की को केंद्रित करने वाली जो शिक्षा थी उसमें रटने की क्षमता को यहाँ पर कम करने की यहाँ पर बात की गई थी इस आयोग के द्वारा। और बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूलों का व्याख्या व्यवस्थापन, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए कि स्कूल स्व व्याख्या अच्छी तरह से चलनी चाहिए। अगर आज के दृष्टिकोण से देखें तो आज तक शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो सुधारों का खाका, अगर ये खाका ये तैयार किया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा सा आपकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर से स्पष्ट होना यहाँ से शुरू हो जाएगी। हम बात करेंगे मुदालियर आयोग के संक्षिप्त में जो जानकारी हम थोड़ा सा समझेंगे। आयोग को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और हम अगर हम दूसरे रूप में अगर जो जानते हैं तो मुदालियर आयोग के नाम से हम इसको जानते हैं। नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो नियुक्ति कब हुई, तो भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था, 23 सितंबर 1952 को किया गया था। CAB की सिफारिशें के द्वारा किया गया था, इस पर की गई थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन बने इनके, तो आपको पता है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने। सचिव के रूप में कभी क्वेश्चन पूछा, मुदालियर आयोग के सचिव के रूप में कौन थे, एक बसु करके उनका नाम था, वो बने थे। अब सदस्य सचिव कौन रहे थे उसमें, तो सदस्य सचिव की अगर बात करें तो प्रधान सदस्य सचिव AN बसु और केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के ये थे, ये आपको पता होना चाहिए। और सहायक सचिव, एक तो क्या सदस्य सचिव थे, एक सहायक सचिव के रूप में जो चुने गए थे वो डॉक्टर SM सहायकधारी शिक्षा अधिकारी के रूप में ये उसमें थे। भारत मंत्रालय में ये क्या करते, कहीं ना कहीं ये कार्यरत है। और शिक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय में 7 सदस्यों के साथ ये थे, ठीक है। अब पूछा जाता है प्रतिवेदन किस प्रकार से था। जो प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया गया था 29 अगस्त 1953 को किया गया था भारत सरकार को अपनी ये रिपोर्ट 244 जो प्रश्नों की, जो मैंने कहा 40 प्रश्नों की, ये लगभग ये जो थी आपकी 240 से 250 के बीच के प्रश्न थे। इसमें आपके 15 अध्यायों को इसमें क्या गया था, इंक्लूड कर दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब नियुक्तियों की उद्देश्य ये क्या था, थोड़ा सा इसको थोड़ा समझने से पूरा थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में ले जाना चाहूँगा। अगर हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कि किन सुस्थितियों के लिए इसको बनाया गया था, तो इसमें 4 से 5 वर्ष की जो प्राइमरी शिक्षा थी उसको टारगेट किया गया था और सेकेंडरी शिक्षा को इसमें किया गया था। 2 भाग इसके होने चाहिए ये कहा गया था। और इसमें MCQ वाली जो पद्धति उसको कहीं ना कहीं अपनाने के लिए इसमें दृढ़ता से इसको बात को रखी गई थी। और संख्यात्मक अंक के बजाय यहाँ पर क्या दिया जाना था, आपका सांकेतिक जैसे अंक यहाँ पर दिया, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम की हम यहाँ पर बात करें तो ये दिए
जानी चाहिए। और बच्चों थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की अगर शिक्षा की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मूल विषय जो रहे, जो अनिवार्य जो रहने चाहिए उसमें जैसे गणित हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, कला हो गया और संगीत हो गया, इनको क्या किया था मुख्य रूप से इसमें क्या रहना ऐड करने इसमें ये थे। तो जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उद्देश्य की हम बात करें तो उद्देश्य क्या थी, नियुक्ति के उद्देश्य क्या होने चाहिए। आयोग की नियुक्ति देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, जो ये आयोग था, आयोग के नियुक्ति करने का मतलब क्या था, इस आयोग को गठन करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की ये क्या करेगा, जांच करेगा। और माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य गठन और सामग्री ये है, और इसका संबंध प्राथमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक और उच्च शिक्षा का ये समन्वय यहाँ पर था। और इसके पुनर्गठन के लिए विशेष संदर्भ में ये उपाय सुझाए गए थे। ये क्या उपाय हैं, इसको थोड़ा ध्यान में देखिए। इसका जो संबंध था प्राथमिक, बुनियादी और उच्च शिक्षा से ये था। किसका संबंध था, मुदालिर आयोग का प्राथमिक और उच्च बुनियादी जो उच्च शिक्षा थी उससे ये थे। शिक्षा के उद्देश्य संगठन और सामग्री से था, और माध्यमिक विद्यालयों में किस प्रकार से विभिन्न स्तरों पर प्रकार से इसमें अंतर संबंध ये बनाए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें। अब अगर हम देखें तो इसमें कुछ चीज़ें रखी गई हैं कि अन्य संबद्ध समस्याएं, ताकि पूरे देश में हमारी जो आवश्यकताओं और संसाधन के अनुकूल नियम क्या, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था क्या मजबूत और उचित समान प्रणाली के रूप में इसे पूछा जाए। अब पूछताछ के तरीके क्या थे इसके, थोड़ा सा इसको भी समझिएगा, थोड़ा मैं आपको और तरीके से समझाना चाहूँगा। जब मैंने कहा कि आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जिस प्रकार से तात्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा की स्थिति थी उसका अध्ययन करके उसमें प्रकाश डालना इसका क्या था, उद्देश्य था। और माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और संगठन जो विषय वस्तु थी उस पर भी इसमें जोर देना था। और कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी अन्य समस्याएँ थी कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं ये लाना था और सामने लाने की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें रही थी। जब मैं कहता हूँ कि भैया इसका वास्तव में उद्देश्य क्या, जब मैंने कहा कि भैया जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके पश्चात जिस प्रकार से भारतीयों के अगर मैं जितने भी भारत के वासी हैं वासिंदे हैं उनके हृदय में देश की क्या देश की जो शीघ्र प्रगति के लिए क्या करना था, कहीं ना कहीं अफीम उत्साह क्या थी हमारे देश के लोगों के हृदय में था कि भैया हमारा देश आज़ाद हुआ है और इसको क्या अगर प्रगति पथ में आगे कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए शीघ्रता से इसमें क्या थे, कहीं ना कहीं उल्लास था हमारे देश में। तो देश के स्वतंत्र संग्राम में जितने भी नेता थे, नेताओं ने क्या करा, देश में जिस प्रकार से बहुमुखी विकास करने के लिए क्या करते, बड़े बड़े जो सपने सजो दिए थे उन सपनों को अगर साकार रूप में जो परिवर्तित करने के लिए क्या करें, कहीं ना कहीं अवसर यहाँ पर मिलना चाहिए था। और अगर हम देखें बच्चों तो जिस प्रकार से शिक्षा को एक नया माध्यम जो माना गया था प्रगति पथ के लिए, तो वो क्या था, कहीं ना कहीं स्वाभाविक ये था कि भैया इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर हम उचित ध्यान दें, ध्यान देने के बाद अगर उच्च शिक्षा के विकास में भी अगर विश्वविद्यालयों की अगर संस्कृति हमें मिल जाए, चाहे हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, उनकी समीक्षा करें या माध्यमिक स्तर की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जब संगठन नहीं किया गया था तो केंद्र सरकार शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने क्या करा, भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो पूर्ण गठन की आवश्यकता इसमें सुझाएगी। तो ये तमाम चीज़ें तब ये हुई थी। अब माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत ढेर सारी ऐसी समस्याएं थी, उनको पुनर्जीवित करने की अगर हम बात करें तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। जब मैं कहता हूँ पूछताछ के तरीके क्या होने चाहिए, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो विभिन्न पहलू थे ना उनसे संबंधित एक प्रश्नावली यहाँ पर क्या की, तैयार की कि भैया आप आयोग बना, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी विभिन्न पहलू या उसमें जो दोष थे, गुण थे, उनके जो कमियाँ थी उनको उजागर करने के लिए एक प्रश्नावली यहाँ पर क्या की, तैयार की। और भारत के जो विभिन्न जितने भी भारत के जितने भी शैक्षणिक संस्थान है या उनके जो विशेषज्ञ हैं या शिक्षक हैं और शैक्षणिक संस्थानों को ये क्या करा, ये जो प्रश्नावली थी वो तैयार करके भेज दिया। और जब ये तैयार करके भेजा तो प्राप्त उत्तरों के आधार पर उन्होंने क्या काफ़ी जानकारी क्या करी, इकट्ठा करी। देखिए हर किसी को ये प्रश्नावली भेजेगी, चाहे विश्वविद्यालय हो या प्राथमिक स्तर के शिक्षक हो, जो कहीं ना कहीं शिक्षकविद थे हमारे देश के, तो अलग अलग जगहों पर ये तमाम चीज़ें भेजेगी। उसके बाद भेजने के बाद क्या हो, उनके प्रति उत्तर प्राप्त हुए, तो उनके द्वारा जो प्रति उत्तर मिले कहीं ना कहीं अच्छे, कृषि का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, उनको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की हमने बात की थी। और ये जानकारी क्या करी थी, उन्होंने एकत्रित की थी। और आयोग के सदस्यों ने क्या करा, भारत के जो विभिन्न हिस्सों का क्या व्यापक इनके द्वारा क्या करा, भ्रमण किया गया। और भ्रमण करने के बाद इन्होंने क्या, जो शिक्षा के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी
उनका क्या कर प्रत्यक्ष तौर पर ज्ञान प्रदान किया, प्रत्यक्ष किया ज्ञान प्राप्ति इनके द्वारा किया गया। और ये सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं निराकरण जब इन्होंने देश भर के अलग अलग शहरों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में जब ये भ्रमण करा, लोगों से, छात्रों से जब संवाद हुआ, बड़े बड़े शिक्षाविदों से जब संवाद हुआ, संवाद करने के बाद कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं। तो वही पॉजिटिव चीज़ों को इस मुद्दालय आयोग की जो संस्तुति आती है, कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं इनको अमेंडमेंट कर दिया गया, उनको रखा गया। और मैंने कहा था कि 29 अगस्त 1953 में इन्होंने क्या करी थी, 240 या 250 ये लेके चले कि 240 से 50 के बीच में, और 244 आई थिंक 244 के प्रश्नों की यहाँ पर क्या थी, अपनी रिपोर्ट क्या की थी, भारत सरकार को इन्होंने प्रस्तुत की थी। और इसमें अध्याय जो थे आपके 14 से 15 अध्याय इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए मुद्दालय आयोग की सिफारिशें क्या थी। जब ये तमाम चीज़ें भ्रमण करके आए तो उसने उसके बाद जो अपने जो चीज़ें बनाई थी, बनाने के बाद उनको क्या किया था, जो सरकार के सामने जो सुझाव अच्छे लगे थे, उन सुझावों को किस प्रकार से हम अमेंडमेंट करके सरकार के सामने रखेंगे और इस पर क्या है क्रियान्वित करके कार्यों को कहीं ना कहीं आगे संपादित करेंगे, और ये तमाम चीज़ें। अब मुद्दालय आयोग की सिफारिशों को अगर हम देखते हैं तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित क्या किए प्रकार के यहाँ पर परिभाषाओं को दिया। अब यहाँ पर क्या था, पहला जो सुझाव था, सुझाव की अगर हमारे जो सिफारिश इन्होंने दी, इनके द्वारा ये कहा गया था कि भैया एक आदर्श नागरिक हमें तैयार करना होगा। पहले सर्वप्रथम शिक्षा देने की जो बात दूर की बात कि हमें देश के लिए या कहें एक समाज के लिए एक आदर्श नागरिक को क्या करना, तैयार करना होगा, तब जाके वो चीज़ों को हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा विस्तारित यहाँ पर समझाना चाहूँगा मैं। आयोग ने महसूस किया कि कोई भी राष्ट्र या सामाजिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावनाओं के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। देखिए, जब हमारे अंदर भावनाएं होंगी राष्ट्र के प्रति, किस प्रकार की भावनाएं होंगी, बिना राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं लिए बिना हम क्या कर सकते हैं, अपने देश के प्रगति पथ को हम कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये निर्धारित किया गया है कि भैया माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे आदर्श नागरिक का निर्माण करना चाहिए जो मजबूत राष्ट्र और समाज की भावनाओं को ओतप्रोत हो सके। देखिए, हम जब कह रहे हैं कि समाज से हम एक ऐसे नागरिक को यहाँ पर चुनेंगे और उसको चुनने के बाद उसके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और अध्ययन करने के बाद हम एक ऐसे शख्स को तैयार करेंगे जो भारत की प्रगति, राष्ट्र की दिशा या कहें हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो अपने अनुभवों से या कहें अपने जो अध्ययन किया है उसकी ज्ञान की वजह से वो क्या करे, आगे को उसको सुपुर्द कर दे। तो राष्ट्र को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने के लिए सामाजिक चीज़ों में भी समाज की जो भावनाएं हैं कहीं ना कहीं उससे क्या होना चाहिए, ओतप्रोत होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का वो निर्वाह के लिए वो तैयार हो सके। देखिए, अगर मैं किसी पद पे बैठा हूँ तो अगर मुझे मेरे पद की जो गरिमा है, जो मेरे दायित्व हैं, अगर मुझे अपने दायित्वों का निर्वाह करना नहीं आएगा तो मैं उस पद के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। कहने का मतलब है जब मैं अपने पद पर अगर बैठा हूँ तो उसके सही दुरुपयोग, उसके दुरुपयोग क्या है, उसके सकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं, उसके नकारात्मक पहलुओं पर मैं जोर करूँगा। सर्वाधिक जो मैं जोर रखूँगा कि समाज के हितों को किस प्रकार से उसमें जोड़ा जा सकता है और उसको समाज को कितना लाभान्वित ये किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और देखिए, और अपने राष्ट्र के लिए कोई भी बलिदान आसानी से दे सके। अब देखिए, मान लीजिए 2 पल के लिए चाइना और भारत के बॉर्डर के बीच में अगर हमारे जो सैनिक हैं जो दिन रात जो ड्यूटी में लगे रहते हैं बॉर्डरों में, कभी भी कोई भी गोली में उनके नाम का एक शहीदी की गोली उनके लग सकती है, अगर वो शहीद हो सकते हैं तो ऐसे जज्बा कब पैदा होगा, जब हम ये जो सुझाव आया था मुद्दालय आयोग के जो घूम घूम के देश भर में जो घूमे तो ये है कि हम अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर सकते हैं। तो हम जब इस प्रकार के हमारा समाज होगा, हम अपने समाज में बहु बेटियों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे, तो हम एक नए दिशा, एक नए समाज का, एक नए भारत को रचने में हम क्या करते हैं, सफल हो सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्या था, एक आदर्श नागरिक। अब बात करते हैं धन कमाने की क्षमता विकसित करना। अब धन कमाने की क्षमता क्या है, हर व्यक्ति पर धन कमाने की क्षमता नहीं होती है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी क्षमताओं को क्या करता है, विकसित करता है। तो यहाँ पर धन कमाने की जो विकसित कैसे करना है उसको देखिए। आयोग का मानना था कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को अपने भरण पोषण के लिए पर्याप्त कमाई करने में वो सक्षम होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने माध्यमिक शिक्षा तक की अगर शिक्षा ग्रहण कर ली तो मैं इतना काबिल, मुझे शिक्षा ने बना दिया है कि मैं अपने परिवार का, अपने का, स्वयं का क्या करूँ, भरण पोषण कर सकूँ और खुद इतनी कमाई करने में क्या मैं सक्षम हो सकूँ। तो इस क्षमता को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम और व्यवसायिक शिक्षा को इसमें किया गया था, सम्मिलित किया गया था। देखिए, याद रखिए, जो ये
कॉन्सेप्ट था ना, विशेषकर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं समन्वय बैठाना, और इसमें जो सब्जेक्ट वो जो पाठ्यक्रम था उसको भी कहीं ना कहीं, चाहे आपके मैं कहूँ कि जो व्यावसायिक शिक्षा है या फिर जो प्रमुख विषय हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, आपके संगीत हो गया, आर्ट हो गया, सामाजिक विज्ञान हो, इन सब्जेक्टों को कहीं ना कहीं प्रमुखता से इसमें रखा गया। जब व्यवसाय की अगर हम बात करें, जब हमें किसी, मान लीजिए हमने ITI किया है, हमने अगर ये लेके चले कि हमने इंजीनियरिंग करी है, तो ये क्या है, व्यवसायिक कोर्स के अंतर्गत उनको रखने की बात की गई। अब यहाँ पर देखिए तीसरा बिंदु इसमें क्या था, नेतृत्व करने की क्षमता, यह उनकी गुणवत्ता। मैंने अभी कहा ना कि अगर मैं मान लीजिए 2 पल के मैं किसी जनपद का जिलाधिकारी हूँ, जिलाधिकारी होने के दायित्व मेरे क्या हैं, समाज को मैं अपने उस दायित्व से कितना लाभान्वित कर सकता हूँ, समाज को किस दिशा को ले जा सकता हूँ, तो ये तमाम चीज़ें नेतृत्व गुण पर क्षमता करता है। देखिए माध्यमिक शिक्षा से विद्यार्थी के में नेतृत्व का गुण यहाँ पर विकसित होना चाहिए। ये गुण लोकतंत्र की खातिर और या समग्र देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए हम जब गुणों की बात करते हैं, नेतृत्व की क्षमता की अगर बात करते हैं, देखिए आपने देखा होगा जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम हैं, APJ अब्दुल कलाम ने जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करी या उसके आगे जिन्होंने उसे व्यावसायिक कोर्स के लिए कहें, अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही कहें, या जिस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिक पद धारण किया, उसके बाद अग्नि मिसाइल जो बनाए, हमने अग्नि मैन के नाम से भी उनको जानते हैं, अग्नि मिसाइल जो उन्होंने बनाया, कहीं ना कहीं ये मिसाइल मैन के रूप में हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, लोकतंत्र के लिए, हमारे जो देश के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें करी, और समस्त राष्ट्र का कहीं ना कहीं वो विकास हुआ, और कहीं ना कहीं उसके लिए वो आवश्यक चीज़ें ये हो गई थी। अब अगर हम इसी आयोग के अगर हम चौथे बिंदु को देखें, तो मानवीय गुणों का विकास करना। अब मानवीय गुणों का विकास करना, हमें एक सामाजिक प्राणी, हम क्या है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहने वाला प्राणी को ही सामाजिक प्राणी कहा जाता है। इसीलिए इसमें सहयोग की भावना, अनुशासन की भावना, विनम्रता का, प्रेम की, दया और भाईचारे की भावना यहाँ पर विकसित होनी चाहिए। अगर मनुष्य हम कह रहे हैं कि सामाजिक प्राणी है, तो समाज के उस दायरे में वो रहता है। अगर समाज में अगर कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं घटती हैं, तो उसके अंतर्गत वो क्षमता, वो भाव, वो दृढ़ता, वो दया, वो प्रेम, वो सहिष्णुता की भाव उसमें के अंतर्गत होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें कौन सिखाता है कि हमें जो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो ये चीज़ें विकसित करना है। तो माध्यमिक आयोग का जो गठन किया गया, तो इसीलिए तो गठन किया गया था जब आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद होने के बाद भारत की जो सबसे बड़ी जो मेन अगर जो ज़रूरत थी वो शिक्षा थी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देश के जो उसमें राजनेता थे, या उन्होंने क्या था, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से संकल्प ये कहें जो जोर शोर उन्होंने दिखाया, तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें करने के लिए विवश होना पड़ा। हम कहते हैं पाठ्यक्रम में एक ऐसे विषय का होने चाहिए जो छात्रों के गुणों को विकसित कर सके। अब ये गुण कैसे विकसित करें कि जब हम कभी अध्ययन करते हैं, तो उनमें एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चे के आत्म गुणों को क्या करता है, साक्षात्कार में वो विकसित करता है। तो कैसे करता है, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ललित कला के क्षेत्र में, मानवीय संगीत और नृत्य के विषयों में भी ये अपने जो प्रदर्शन है, अपने हाव भाव के माध्यम से, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम सिंपल सा उदाहरण दें तो लता मंगेशकर, जिसे हम स्वर की देवी या भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं, तो इस वजह से हम वो कहते हैं, तो स्वर कोकिला के नाम से जो जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं भारत को एक नया आयाम संगीत के क्षेत्र में दिया। चाहे बिरजू बावरा की बात करें या हम कहें तानसेन की अगर बात करें, तो ये तमाम चीज़ें थी। MM हुसैन हो गया, राजा रवि वर्मा हो गया, नंदलाल बोस हो गया, आतिश कुमार हल्दर हो गए, या ये तमाम चीज़ें हैं। ये क्या है, इन्होंने इनके अंदर वो गुण थे जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का एक नया इतिहास रचा गया, एक राष्ट्र कहीं एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं उसे पहचान मिली। ये चीज़ें से तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का नया संगठन जो पैटर्न था, कि माध्यमिक आयोग का जो नया पैटर्न था, वो नया पैटर्न क्या था, हम नए पैटर्न पे बात करेंगे। ठीक है, अब नया पैटर्न क्या था कि जो माध्यमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो 7 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पर 7 वर्ष का कॉन्सेप्ट ये लेके आई थी कि भैया जो माध्यमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 7 वर्षों की ये होनी चाहिए। यहाँ 11 से 17 साल के बच्चों के लिए ये होनी चाहिए। ठीक है, 11 से 17 साल के बच्चों के लिए ये होनी चाहिए। इससे क्या हो गया, इंटरमीडिएट कॉलेजों को समाप्त करने और कक्षा 11 में माध्यमिक विद्यालयों के साथ और 12वीं में BA के साथ इसको विलय करने का सुझाव यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर क्या किया था, एक चीज़ देखिए, जो इंटरमीडिएट कॉलेज हैं कहीं ना कहीं उनको समाप्त करने की यहाँ पर बात की गई, और कक्षा 11 को माध्यमिक विद्यालयों के साथ इसको रखने की बात की गई। और जो BA में जो कक्षा 10th में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको क्या किया जाता है, उसको आपके BA स्नातक के श्रेणी में उसको विलय करने के यहाँ पर सुझाव दिया गया। ठीक है, अब देखिए आयोग ने
क्या किया, माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में स्कूल ने क्या किया, विभाजित कर दिया। दो भागों में कैसे विभाजित, बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया, इसने दो भागों में विभाजित किया था, याद रखना। अब यहाँ पर जो डिग्री कोर्स था वो डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होना चाहिए, जो हम करते हुए आए हैं 3 वर्ष का ये डिग्री कोर्स है। आज क्या है 4 वर्ष ये हो चुका है 2020 NEP 2020 में। ये क्या है 3 वर्ष का यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और हाई स्कूल के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सिर्फ 1 वर्ष का प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम यहाँ पर होना है। जब बच्चा जो हाई स्कूल में है, अगर वो हाई स्कूल का पेपर देता है उसके बाद अगर विश्वविद्यालय में जा रहा है तो उसके लिए 1 वर्ष का प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम को यहाँ पर बनाया जाए, उसको निर्धारण किया जाए, वो बच्चा फिर यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकता है। अब प्री यूनिवर्सिटी उत्तीर्ण छात्र को व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की क्या है यहाँ पर अनुमति। अब व्यवसायिक कोर्स क्या हो सकता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर शिक्षा हो सकती है, आपके मैकेनिकल हो सकती है, और मैं फ्यूटर की बात करूं या इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं या डीजल मैकेनिक या फिर अलग अलग जितने भी हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र से अगर हम बात करें जो आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होते हैं, उन पाठ्यक्रमों को यहाँ पर अनुमति देने की यहाँ पर बात की गई थी। और विद्यार्थियों की जो विभिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनको बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना यहाँ पर करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी विधा में अगर निपुण है, उसकी क्षमतावान है, तो उसको उस तरीके के विद्यालयों में क्या करना चाहिए, उनको एडमिशन देना चाहिए। उनकी वो जो बहुमुखी जो क्षमता है, उन बहुमुखी क्षमताओं को क्या करना, उनका विकास यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा, केंद्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ साथ संख्या धीरे धीरे क्या बड़ी संख्या में विद्यालय खोले जाने ये चाहिए कि भैया तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा में केंद्रीय जो तकनीकी संस्थाएं हैं उनको क्या है अधिक से अधिक मात्रा में इन विद्यालयों को खोलना चाहिए, जिससे क्या होगा जो व्यवसाय पाठ्यक्रम है कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा तरीके से उसको इम्प्लीमेंट में लाया जा सके। ठीक है, अब ऐसे संस्थान कारखानों के पास खोले जाने चाहिए ताकि जो छात्र व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रशिक्षण ले रहे हैं व्यवहारिक प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई विद्यालय किसी कंपनी के पास खुला है तो ऑब्वियसली क्या है वहाँ का जो बच्चा है कहीं ना कहीं उस संस्थान में जो चीज़ें चल रही है उसका थोड़ा बहुत वो ज्ञान रख सकता है। कभी क्या होता है जाने अनजाने में वो उस कंपनी के अंदर भी चला जाता है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही, किस प्रकार से प्रोडक्शन चल रहा है, तो वो उनको अभी क्या करता है कहीं ना कहीं वो नॉलेज गेन कर लेता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि तकनीकी शिक्षा में वित्तीय पोषण के लिए उद्योगों और औद्योगिक शिक्षा में का शुल्क लगाया जाना चाहिए। अगर हम कहें तो औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, तकनीकी क्षेत्र में IIT जैसे सेक्टर में क्या होना है शुल्क जैसे यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, ये कहा गया था कि इसमें ये मुदालिर आयोग में। देखिए पब्लिक स्कूलों को 5 वर्ष के बाद माध्यमिक विद्यालयों के रूप में पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। जो पब्लिक स्कूल हैं 5 वर्ष के बाद उनको क्या करना है, जो माध्यमिक विद्यालय के रूप में उनको क्या पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, उनको ये यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर सह शिक्षा के माध्यम से क्या होना चाहिए, लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षण का प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, हम एक तरफ कह रहे हैं कि लड़का और लड़की को पढ़ाना चाहिए और साथ ही वहाँ पर दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान शिक्षण का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि जब किसी बच्ची की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो वो जो उसका जिस चीज़ में प्रवेश करती है, अगर कहीं जब शादी के बाद वो जिस घरों में प्रवेश करती है वो क्या होता है गृहिणी वातावरण में क्या करती है वो प्रवेश करती है, तो कहीं ना कहीं गृह विज्ञान की जो अगर उसको शिक्षा दी गई है तो किस प्रकार से खाना बनाना, किस प्रकार से कमरों को सजाना है, मेहमानों को खातिरदारी कैसे करनी है, क्या चीज़ें करनी है, कितने मात्रा में मुझे तेल का यूज़ करना है, कितनी मात्रा में मुझे आटे का यूज़ करना है, जो बासन ना हो, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर वो होती है। गृह विज्ञान की शिक्षा इसलिए दी जाती है कि भैया मैं मेहमान आए हैं तो मेहमान को चाय सर्व कैसे करनी है, कितनी क्वान्टिटी में करनी है, ये तमाम चीज़ें ये सिखाई जाती। तो अंततः लड़कियों को क्या है गृह विज्ञान की शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए, लड़कों के भांति उनको समान शिक्षा तो दो, मगर गृह विज्ञान की भी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। जब कहते हैं कि जिन क्षेत्रों में आवश्यकता हो वहाँ बालिकाओं के विद्यालय खोले जाए, मान लीजिए किसी क्षेत्र में महिलाएं की संख्या या छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में क्या होगा महिला विद्यालय खोले जाए, वहाँ पर महिला शिक्षकों की भी यहाँ पर क्या है नियुक्ति की जाए। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम की बात करते हैं, कुछ अनिवार्य विषयों का अध्ययन सभी विषयों के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कर दिया गया है। याद रखिएगा जब हम क्या करें मुदालिर आयोग के अंतर्गत जो कुछ ऐसे अनिवार्य विषयों की बात करें जो सभी बच्चे उसका क्या करें उनका प्रयोग करें, या कहें वो सभी बच्चे उन विषयों को क्या करें अध्ययन करें। इसके अलावा अगर हम बात करें वैकल्पिक विषयों में भी क्या करें, वैकल्पिक विषयों को 7 समूह में इसको विभाजित किया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुदालिर आयोग के अंतर्गत जो वैकल्पिक विषयों को कितने समूह में विभाजित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 7 समूह में इसको क्या कर दिया जाए विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि
जो छात्रों को अपनी पसंदीदा के अनुसार क्या करता है, विषयों में अध्ययन करने का अवसर मिल सके। जिस सब्जेक्ट में बच्चे की रुचि है तो उस रुचि में वो क्या कर सकता है, अपना अध्ययन कर। मान लीजिए मुझे मैथमेटिक्स में रुचि है तो मैं पढ़ रहा हूँ आपकी जो फिजिक्स क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स से बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लूँगा, ज्योग्राफी पढ़ लूँगा, इकोनॉमिक्स पढ़ लूँगा, जहाँ पर मेरे को जहाँ ज़्यादा सुविधा हो, तो वो चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब अनिवार्य विषयों की अगर हम बात करते हैं, अनिवार्य विषय कौन से हैं, इसमें तो थोड़ा सा देख लीजिए। अनिवार्य विषय ये क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा या शास्त्रीय भाषा या मातृभाषा में संयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। कि आप अपने क्षेत्र में जो रह रहे हैं तो वहाँ की भाषा कैसे, उस भाषा में बच्चा क्या होता है, जल्दी ही वो चीज़। अगर आप NEP 2020 देखोगे तो वहाँ पर त्रिभाषाई फॉर्मूले को लाया गया। त्रिभाषा मतलब एक जो मातृभाषा होती है, एक वहाँ स्थानीय भाषा होती है, एक राष्ट्रीय भाषा में उसको अध्ययन कराया जाएगा। और इसमें एक चौथा कॉन्सेप्ट है, इसलिए भी लाया गया है, मैं पढ़ रहा था, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर अंग्रेजी विषय को भी कहीं ना कहीं महत्वता के साथ दिया कि जब बच्चा इंग्लिश पढ़ता है तो अगर वो बाहरी अगर अन्य कंट्री में अगर वो जॉब करना चाहे तो उसको वो भाषा में कहीं ना कहीं बोलना या उसको चीज़ों को संवाद करना वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाए, जिससे कि वहाँ पर वो क्या करता है, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ तालिका दी हुई है। तालिकाओं में किस प्रकार से, इसमें निम्न भाषाओं में से एक कहें, ये A और B और C के रूप में इसमें क्रियान्वित किया गया। यहाँ पर क्या है कि एक शास्त्रीय भाषा की बात करें यहाँ पर केवल प्रथम 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर निम्न में से व्यवसायिक कोर्स यहाँ पर जैसे बढ़ाई हो गया, बागवानी हो गया, मुद्रा हो गया, कताई और बुनाई का यहाँ पर दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो ढलाई हो गया, सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, और आप यहाँ पर देखो कटाई, छटाई, लोहार, ये काम ये होते हैं। अब जब हम बात करते हैं बी की, अगर पहले A को देख लेते, एक की हमने कहा कि एक शास्त्रीय भाषा हो, हिंदी के अलावा भारतीय भाषा हो, और उन्नत भाषा की हमने कहा कि जब इंटरनेशनल वर्क अगर कोई बच्चा करता है तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है। तो अंग्रेजी उन छात्रों के लिए जिन्हें पहले अंग्रेजी पढ़ी थी, तो उन छात्रों के लिए क्या होगा, इंग्लिश ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर हम प्रारंभिक तौर पर देखें तो अंग्रेजी माध्यमिक स्तर पर ही इसका अध्ययन किया जाने वाला है। ये तमाम चीज़ें। अब देखिए बी वाला जो पोर्शन है, बी में क्या है, केवल प्रथम 2 वर्ष के लिए ये जो चीज़ें होंगी, अंकगणित होगी, अंकगणित सहित आपके सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और केवल पहले 2 वर्षों के लिए क्या होता है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पाठ्यक्रम यहाँ पर निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF भी आपको क्या करूँगा, उपलब्ध करा दूंगा। ये तमाम चीज़ें देखिए। अब हम बात करते हैं वैकल्पिक विषय की बात करें बच्चों। वैकल्पिक विषय क्या थे, वैकल्पिक विषयों के जो समूह मैंने कहा था 7 भागों में जो विभाजित किया गया था, जिसमें से छात्रों को क्या कहता है, अपने में से किसी या कहें छात्रों को किसी एक समूह में किन्हीं 3 विषयों को क्या किया जाना था, उनमें अध्ययन अनिवार्य है, ये कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, आज भी बहुत ढेर सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मेरा तो BA में कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो कौन से विषय होने चाहिए जो कि मैं SST के लिए अप्लाई करूँ। तो कॉम्बिनेशन की जहाँ पर बात की थी, तो ये 3 चीज़ों को यहाँ पर रखा गया। हमने क्या करा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए भी बात करें तो यहाँ पर 3 विषय क्या है, आपके जो बच्चा अध्ययन करा है वो अनिवार्य यहाँ पर कर दिए गए। और समूह और उसके विषयों के प्रकार इस प्रकार से देखिए। समूह की अगर साइंस ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो इस ग्रुप में जो विषयों को सम्मिलित किया गया आपको देखा होगा, आपने रसायन विज्ञान पढ़ी है, भौतिक विज्ञान पढ़ी है, जीव विज्ञान पढ़ी है, और ये जो स्वच्छता या प्राण शास्त्री जो स्वच्छता है, और गणित और भूगोल, ये क्या है आपके साइंस समूह में आ गया। अगर मैं कहूँ ये मानवीय की समूह की अगर बात करें तो इसमें आपके गणित आ गई, गृह विज्ञान आ गया, संगीत आ गया, भूगोल आ गया, इतिहास आ गया, अर्थशास्त्र आ गया, और नागरिक शास्त्र भी सीखा जाएगा। और 7वां जो है अनिवार्य विषय के रूप में समूह से ना ली गई एक भाषा, जो शास्त्रीय भाषा या मनोवैज्ञानिक तर्क के आधार पर तो ये इस प्रकार से गया। अब जब मैं गृह विज्ञान, जब मैंने कहा लड़कियों के लिए ज़्यादा अनिवार्य है, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये आपके दिनचर्या का हिस्सा है। यह ग्रुप छात्रों के लिए निर्धारित किया गया, ठीक है, जो छात्राएँ हैं उनके लिए निर्धारित किया है। इसमें 3 विषयों की पेशकश यहाँ पर करना अनिवार्य है। विषय किस प्रकार से, होम नर्सिंग की है, होम इकोनॉमिक्स की कहें, या मातृत्व एवं बाल कल्याण की बात करें, पोषक या पाक कला की अगर हम बात करें तो इसमें ये विभाजित किया। अब अगर हम कहें वाणिज्य की बात करते हैं तो इसमें क्या है, वाणिज्य, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शास्त्रीय तत्व, वाणिज्य अभ्यास, ये
शॉर्ट हैंड टाइपिंग और ये बही खाता, ये तमाम चीज़ें किसके अंतर्गत आ गई, आपके वाणिज्य के अंतर्गत। अब हम विज्ञान समूह की अगर बात करें तो यहाँ पर व्यवहारिक विज्ञान आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तत्वों की बात करें, ज्यामिति, ड्राइंग और अनुप्रयोग मैकेनिकल या जो भी ये आप देख पा रहे होंगे, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। अब जब हम कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान, कृषि रसायन की बात करें, पशुपालन की बात करें, बागवानी की बात करें, बाग बगीचा रखना या सामान्य कृषि की हम यहाँ पर कहते हैं। जब मैंने कहा ना ललित कला समूह की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें 6 विषयों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। 6 विषय कौन है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, स्केच है और संगीत है और नृत्य है और ये इतिहास है, ये देख ली। अब जब हम शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं तो विधियाँ क्या होनी चाहिए। आयोग का मानना था कि सबसे अच्छा पाठ्यक्रम और सबसे उत्तम पाठ्यक्रम भी तब तक मृत ही रहता है जब तक क्या है, तब जब तक शिक्षण की सही पद्धति और सही प्रकार से शिक्षक द्वारा उसके जीवन में ना लाया जाए तो वो विधियाँ क्या है, मृत समान है। तो वो गतिशील और वैज्ञानिक होनी चाहिए। देखिए अगर आपके विद्यालय में, मैंने कहा ना कि विद्यालय में आप पाठ्यक्रम है, शिक्षक है और छात्र नहीं है तो वो तब भी वो मृत है, पाठ्यक्रम है, छात्र है और शिक्षक नहीं है तो भी वो मृत है। तो कहने का मतलब ये तमाम चीज़ें ये आपको समझ होगी, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं तो आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझते हैं। अब इसकी सिफारिश की है, शिक्षण के तरीकों का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करने के अलावा छात्रों को मूल्यवान और वांछित मूल्यवान और काम के प्रति क्या है उचित दृष्टिकोण की आदतें विकसित करना चाहिए। शिक्षा के तरीकों से छात्रों को काम के प्रति लगाव पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें रखी गई। अब देखिए इसमें क्या है, शिक्षण में जोर मौखिकवाद और याद करने में हटकर उद्देश्यपूर्ण, ठोस, यथार्थवादी स्थितियों के माध्यम से सिखाने पर होना चाहिए। इसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, व्यवहार में गतिविधि जो विधियों और प्रोजेक्ट विधि और सिद्धांत का पालन यहाँ पर किया जाना चाहिए। ये इसके क्या थे, ये समूह इसके लिए लगे थे। अब देखिए, अब इस आयोग के गुणों की बात करता हूँ। गुण क्या थे इस आयोग के, इसमें गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए, कृषि शिक्षा पर बल दिया गया था, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की थी, बाल केंद्रित शिक्षा पर बात की गई थी, शिक्षकों के वेतन और पदों पर सुधार के लिए बात की, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बारे में बात की, बाहरी परीक्षाओं पर अब ना कोई तनाव नहीं होगा, बहुउद्देशीय विद्यालयों पर बल दिया गया था, उद्योगों के पास विद्यालय खोलने की यहाँ पर बात की। अब देखिए जब किसी भी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके गुण और दोष होते हैं, तो इसके गुण थे। अब हम इसके दोषों की अगर हम बात करें, दोष क्या थे, सुझाव जल्दीबाजी में दिए गए, इसलिए इसमें समस्या भी आ सकती है, ये कहा गया था, क्योंकि ठीक है शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई भी नया बयान इसमें नहीं दिया गया था। महिला शिक्षा से संबंधित कोई सुझाव नहीं दिया गया। अभी भी अंग्रेजी पर जोर दिया जाए, जबकि हिंदुस्तान हिंदी राष्ट्रीय है। अब परीक्षा संबंधी मूल्यवान जो प्रणालियों में सुधार किस प्रकार से, बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम करनी चाहिए और उपलब्धि के वस्तुनिष्ठ परीक्षण शुरू करके और प्रश्नों के प्रकार को बदलकर क्या है, व्यक्ति परकता को कम किया जाना चाहिए, ठीक है। रटने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और तर्क संगत समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें कह रहा है कि रटने की विद्या को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जबकि इसमें कहा गया कि रटने की विद्या से बच्चे को दूर रखना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी की सर्वांगीण प्रगति का पता लगाने के लिए प्रत्येक छात्र को विद्यालय के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए स्कूल रिकॉर्ड की एक उचित प्रणाली होनी चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से उसने अपने विद्यालय जीवन में अपना उसका जीवन रहा, तो वो तमाम चीज़ें इसमें बाहरी और आंतरिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों के काम का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने और स्कूल रिकॉर्ड बनाए रखने में, संख्यात्मक अंकन करने में उसके बजाय प्रतीकात्मक मूल्यों को अपनाना चाहिए। यहाँ पर ए बी जो पैटर्न है ये कह रहा है कि ए उत्कृष्ट, बी अच्छा, सी उच्च और औसत, ये डी खराब, ये ई बहुत खराब। ये जो पैटर्न ये अपनाया गया, ये जो 5 बिंदु पैमाने जो रखे गए, कभी क्वेश्चन पूछा है जो माध्यमिक शिक्षा आयोग या कहें मुदल्लार आयोग के शिक्षा से संबंधित पैमाने कितने हैं, तो 5 पैमाने इसमें दिए गए थे, ए बी सी डी ये ई करके दिए गए थे, ठीक है। माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम के पूरा होने पर क्या होना, केवल एक सार्वजनिक परीक्षा यहाँ पर होनी चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए काम के घंटों और छुट्टियों का भी विवरण इस मुदल्लार आयोग में दिया गया। एक
ये नियम के रूप में एक स्कूल में कार्य दिवसों की संख्या जो होनी चाहिए कुल 365 में से 200 दिन से भी कम होनी चाहिए, और प्रति सप्ताह जो 45 घंटे का जो समय था उसको कम करके 35 अवधि ये कर दिया गया। जब वास्तव में क्या होनी चाहिए, 45 मिनट होने चाहिए। स्कूलों में सप्ताह 6 दिन के लिए नियत होना चाहिए। हमने इससे पूरा आपने जो पढ़ा होगा राइट टू एजुकेशन में हमने ये पढ़ चुके हैं। नियमित रूप से काम करना चाहिए। एक दिन आधा दिन होता है, जबकि शिक्षक और छात्र अनौपचारिक रूप से मिलते हैं और विभिन्न पाठ्यक्रमों या सामाजिक परियोजनाओं पर क्या करते हैं, काम साथ ही कर सकते हैं। ये तीन देखिए, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान 2 महीने का क्या होता है, ग्रीष्मकालीन व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। वर्ष के दौरान 10 से 15 दिनों का क्या होना, अवकाश होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो रिपोर्ट है, वास्तव में ये शिक्षकों की बाइबल इसे कहा जाता है। कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शिक्षकों की बाइबल किसे कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो बना था इसको कहा जाता है, और यह भारत में शिक्षा के विकास में क्या है, एक मील का पत्थर ये है। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखी, ये मुदाला आयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहीं से आपके स्वार्थिक क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो इस श्रृंखला को नोट डाउन करते हुए चलेगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।